A very good morning, dear. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट ये कह लीजिए, जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के, वो बेस्ड हैं कि फर्स्ट चैप्टर बेस है कि आजादी से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। सेकंड चैप्टर बेस्ड है आजादी के बाद, जब 1947 15 अगस्त 1947 में हमें आजादी मिली, तो उसके बाद की हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी रही, क्या कुछ हमारी इकोनॉमी में चेंजेस हुई है, क्या हमने उस टाइम में डेवलपमेंट की नहीं की, क्या कुछ हुआ, कैसा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर रहा, कैसा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रहा, कैसा हमारा सर्विस सेक्टर रहा, ये सब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। और थर्ड चैप्टर आपका आएगा कि 1990s में, जो सेकंड चैप्टर है वो बेस्ड है आजादी से लेके 1990s तक का, और जो थर्ड चैप्टर है वो बेस्ड है कि 90s के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा आजादी के समय में या उन दिनों से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो हालात थे वो कैसे थे। चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय में हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो क्या कहते हैं, कहते ये तो हमें पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया। ब्रिटिशर्स ने वो सारे स्टेप्स टेक ओवर किए, ब्रिटिशर्स ने वो हर एक काम किया जिससे कि इंडिया की और इंडियन पीपल्स की एक्सप्लॉयटेशन हो सके। ब्रिटिशर्स का मेन काम क्या था, इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना देना। और मतलब वो ये चाहता था, ब्रिटिशर्स ने ये चाहते थे, वो करते क्या थे, इंडिया से रॉ मटेरियल वो लेके जाते थे और फिनिश गुड्स वो इंडिया को बेचते थे। जो रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाते थे उसी से वो फिनिश गुड्स बना के वापस इंडिया में बेचते थे। काफी ज्यादा उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन पीपल्स की उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की। और इस चैप्टर में यही कुछ हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे, क्या हालात रहे जिसकी वजह से कि उस समय में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड इकोनॉमी रही, बहुत ज्यादा स्टेगनेंट इकोनॉमी रही। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आजादी के समय में हमारी इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन कैसी थी। ब्रिटिशर्स का जो सोल पर्पस था, स्टार्टिंग से जो मेन पर्पस था वो क्या था, इंडिया को ऐसा बना दें कि वो ब्रिटेन को रॉ मटेरियल बेचता रहे, सप्लाई करता रहे। क्यों? क्योंकि उस समय में ब्रिटेन की जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा आगे जा रही थी, बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। उस समय में जो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले नेचुरली है, वी आर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, हम आजाद थे, किसी तरह की कोई हमारे ऊपर रोक टोक नहीं थी। आज भी और उस समय में भी हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो लोगों का मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड रहा है। फिर भी चाहे एग्रीकल्चर मुख्य काम रहा है, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी में काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स के आने से पहले की जाती थी। इंडिया था जो हमारा, या इंडियन कंट्री थी जो हमारी, मतलब वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, जो हाथ से गुड्स बनती हैं। मेनली
कॉटन एंड टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स एटसेट्रा। मतलब हाथ के बने हुए कपड़े, हाथ के बने हुए कुछ है ना स्टोन, कुछ ऐसे कारीगिरी वाला जो सामान होता है, वो हमारी कंट्री का बहुत ही ज्यादा मशहूर था, बहुत ही ज्यादा एक्चुअल में फेमस था। एक रेपुटेशन थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। ये माना जाता था कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया लिखा हुआ है तो उसका मतलब ही यही अज्यूम किया जाता था कि उस कंट्री की जो ये प्रोडक्ट है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा है। इतनी ज्यादा इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स मार्केट में वैल्यू थी। ब्रिटिशर्स के आने से धीरे धीरे करके ये सारी जो इंपॉर्टेंस थी, ये सारी जो वैल्यू थी, वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जैसे अभी आपको बताया है वो सारी पॉलिसीज अडॉप्ट की, वो सारा कुछ अडॉप्ट किया जिससे कि धीरे धीरे करके हमारी इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाए। ब्रिटिश रूल के समय में हमारी इकोनॉमी के हालात कैसे थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट, हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, माने उस समय में कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हम किसी के गुलाम थे। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। ब्रिटिशर्स ने सारी ऐसी वही पॉलिसीज अडॉप्ट की, इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन को लेके जाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रखा था। इंडस्ट्री अपने पीक पॉइंट पे थी, इंडस्ट्री उस समय में ग्रो कर रही थी, तो उनको अपनी ग्रोइंग इंडस्ट्री के लिए अच्छी खासी अमाउंट में रॉ मटेरियल चाहिए था। तो उन्होंने इंडिया को एक ऐसी जगह की तरह देखा जिसे जहां से वो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल लेके जा सकते हैं। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की नहीं सोची। कभी भी उन्होंने ऐसा कोई स्टेप टेक ओवर नहीं किया भाई इंडिया की हमें ये पता चल सके कि नेशनल इनकम कितनी है या पर कैपिटा इनकम कितनी है। लेकिन फिर भी कुछ हमारे इंडिविजुअल लोगों ने, कुछ हमारे लोगों ने अपने अटेम्प्ट किए, उनके द्वारा कोशिशें की गई, जिनमें थे दादा भाई नेहरू जी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, वी राव एंड आर सी देसाई। ये लगभग 5 तरह के इकोनॉमीज थे, 5 इकोनॉमीज थे जिन्होंने कुछ कोशिश की कि इंडिया की हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सके। इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका था, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, वो था वी राव का। क्या था उस समय में? हमारी एग्रीगेट रियल आउटपुट की फर्स्ट हाफ सेंचुरी में 2% से भी कम रेट से इंक्रीज हो रही थी। इतना ज्यादा उस समय में हमारी इकोनॉमी में बुरा हाल था। इस चैप्टर में आप यही कुछ पढ़ोगे कैसे हमारी जो इकोनॉमी थी ग्रो कर रही थी, कैसे हमारी इकोनॉमी उस समय में क्यों और कैसे हमारी इकोनॉमी क्या हालात थे, क्या उस समय में कैसा हमारा उस समय में एग्रीकल्चर सेक्टर था, कैसा हमारा उस समय में इंडस्ट्रियल सेक्टर था, कैसा हमारा फॉरेन ट्रेड था, कैसा हमारा उस समय में कंट्री का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन का सिस्टम कैसा था, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, और कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। एक एक करके इंडियन इकोनॉमी के बारे में इस चैप्टर में आपको काफी कुछ क्लियर होगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम में, आजादी से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो हालात थे वह कैसे थे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपना उस समय में हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था। एग्रीकल्चर सेक्टर
वही वो हमारा बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। लगभग 70 से 75% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी, पर फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डेवलप्ड नहीं था। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। उस समय में हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के जो फीचर्स थे वो कैसे थे? फर्स्ट पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि उस समय में जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड था। ना तो कोई बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन नहीं थे, और ना ही कोई अच्छे तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता था, कोई बढ़िया क्वालिटी की खाद का उपयोग किया जाता था। क्योंकि ना तो अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ना ही अच्छी परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन थे, ना ही फर्टिलाइजर का यूज किया जाता था, जिस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, वो बहुत ही ज्यादा कम थी। ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देने के लिए किसी भी तरह की उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की। बहुत सारे हमारे ऐसे किसान थे, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े किसान थे, लेबरर्स थे, जिनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड नहीं थी, एग्रीकल्चर करने के लिए जमीन जायदाद उनके पास नहीं थी। मतलब वो किसी से जमीन किराए पे लेके उसके ऊपर खेती करते थे, है ना। जब किराया ही देना पड़ गया तो कहां से वो ग्रो कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। उस समय में क्योंकि कॉस्ट था वो बहुत ही ज्यादा था। कंट्री में उस समय में क्या सिस्टम था बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। जमींदारी सिस्टम अप्लाई था कंट्री में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया में कुछ जो जमींदार लोग थे, माने जो थोड़े पैसे वाले लोग थे, ऐसे कुछ लोगों को सरकार ने जमींदार बना दिया। मतलब सारी की सारी जमीन इन जमींदारों के नाम कर दी ब्रिटिशर्स ने। पर बदले में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें, हमने आपको जमीन आपके नाम कर दी, उसके बदले में आप हमें मंथली या ईयरली या क्वार्टरली या 6 महीनों के हिसाब से आप हमें रेंट पे करोगे। रेंट कह सकते हो, टैक्स कह सकते हो, रिवेन्यू कह सकते हो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो पहला रिलेशन क्या है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सारी की सारी जमीन जमींदारों के नाम कर दी और बदले में उनसे क्या लेना शुरू कर दिया, रेंट। तो जो किसान थे, ये किसान लोग खेती करने के लिए इनके पास जमीन नहीं थी, ये जमीन किससे लेंगे, किराए पे, जमींदारों से। और ये जो जमींदार लोग थे ये इंडियंस होते हुए भी बड़े घटिया क्वालिटी के लोग होते थे। ये किसानों से, बेचारे गरीब किसानों से बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे। एक तो रेंट बहुत ज्यादा चार्ज करते थे, दूसरा बदले में उनसे आउटपुट में भी हिस्सा मांगते थे कि अगर किसी किसान के खेत में मान लो 50 बोरी कनक हुई, तो वो उसको कहते थे कि कम से कम भाई मान लो 10-15, जो भी उनमें आपस में फिक्स होता होगा कि आप 50 बोरी कनक की पैदा की है तो 15 बोरी कनक की भी दीजिए और मुझे किराया भी दीजिए। तो सोच के देखिए, जो उस समय से हमारा इंडियन फार्मर है ना, उसका तो पूरा मतलब जैसे वी कैन से कि उसका तो पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। कैसे वो क्या करेगा अभी, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। पहले तो किराया देना पड़ गया बहुत ज्यादा, फिर जमींदार ने जितनी किसान ने प्रोडक्शन की उसमें से भी हिस्सा मांग लिया। तो जो फार्मर्स थे उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा पोजीशन बुरी बनी हुई थी। उनके पास खेत को संवारने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए बहुत ही, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पैसा नहीं बचता था। तो खेत की डेवलपमेंट के लिए तो बात बहुत ही ज्यादा दूर हो जाती है। इतना ज्यादा
उस समय में जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी। लैक ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन, बातचीत की लैक ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या है कि सिंचाई के साधनों की बहुत ज्यादा कमी थी। जो एग्रीकल्चर था वो पूरी तरह से रेनफॉल के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट था। बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो क्योंकि परमानेंट मींस ऑफ, जैसे आज के समय में है, आज के समय में क्या होता है, हमारे किसानों के पास परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन है। वो अपना जब भी बारिश अच्छी नहीं हुई है तो वो थ्रू द मोटर्स, थ्रू द ट्यूबवेल्स वो अपने उसको कनक दे पानी दे सकते हैं खेतों को, है ना। तो लेकिन आजादी से पहले के समय में, ब्रिटिशर्स के समय में ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, और ना ही ब्रिटिशर्स ने कंट्री में इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए उनके द्वारा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप क्रिएट नहीं किए गए। उनका यही मोटिव था कि कैसे हम इंडियंस, कैसे हम इंडियन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लूटें। क्यों? जितना ज्यादा लूटेंगे उतने ज्यादा इंडियन गरीब होंगे, जितने ज्यादा गरीब होंगे उतने ही बड़े वो ब्रिटिशर्स के गुलाम बन के रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग। सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब क्या है? एक तो पहले ही किसानों के पास जमीन नहीं थी खेती करने के लायक, खेती करने के लिए जमीन नहीं थी। अगर कुछ किसानों के पास थी तो वो भी पार्ट्स में डिवाइड होती। मान के देखिए, जैसे मान लो किसी के पास इतनी जमीन है, एक तो ये जमीन होगी, एक ये हो गया कि इतना सा पीस ऑफ लैंड यहाँ पे है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पे है, एक छोटा सा टुकड़ा उसके नाम यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो उस समय में ये हालात थे कि किसानों के पास वैसे तो जमीन थी नहीं, जिनके पास थी वो भी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में फैली हुई थी। अगर यही टुकड़ों की बजाय जमीन में एक हिस्सा यहाँ पे पूरे का पूरा होता तो शायद वो कोई ना कोई अच्छे से उसमें खेती कर सकते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं वहां पे ना तो कोई अच्छे से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको आप समझ सकते हो कि आने जाने में कितना उनका समय वेस्ट होता होगा, कितना ध्यान रखने में फसलों का समय लगता होगा, है ना। जिस वजह से उस समय में जो आउटपुट लेवल था वो बहुत ही ज्यादा गिर जाता था, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था। दूसरा, जो फर्टाइल लैंड थी हमारे, है ना, आजादी के बाद आपको पता होना चाहिए, शायद 9th-10th की एसएसटी में भी आप पढ़ के आए हो। उस समय में जो फर्टाइल लैंड थी, उपजाऊ जमीन थी आजादी के समय में, वो सारी की सारी पाकिस्तान के हिस्से चली गई। हमारे इंडिया के पास तो वो लैंड आई, मतलब जो कि ठीक ठाक सी थी। हमारी जो ज्यादा उपजाऊ जमीन थी वो पाकिस्तान के पास चली गई, जो कि आज के समय में बांग्लादेश है। वो पहले बांग्लादेश, पता होगा आपको, पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन इंडिया की इंटरवेंशन से उस समय में युद्ध हुआ था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस वजह से वो बांग्लादेश को आजाद कर दिया गया, तो वो अलग से कंट्री बना दी गई। उसके बाद टॉपिक है कि कॉजेज ऑफ स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अगर हमारा इंडियन एग्रीकल्चर इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ था, इतना ज्यादा बैकवर्ड था, तो इंडियन एग्रीकल्चर के इतने ज्यादा पिछड़े होने के, इतने ज्यादा बैकवर्ड होने के क्या कारण है? क्यों इंडियन एग्रीकल्चर इतना ज्यादा बैकवर्ड है? फर्स्ट पॉइंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, जो कि आपको अभी अभी समझाया है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम
वही जमींदारी सिस्टम। उस समय में जो ये किराए वाला सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, सारी की सारी जमीन जमींदारों के नाम कर दी और जमींदारों के ऊपर किसी तरह की कोई कंडीशन भी इंपोज नहीं की। ब्रिटिशर्स ने सारी जमीन जमींदारों के नाम कर दी और बदले में उनसे किराया लेते थे, लेकिन जमींदारों के ऊपर किसी तरह का कोई थोपा नहीं गया, उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं इंपोज की गई कि भाई आप अपनी फसल के इससे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ भी ऐसा जो कंडीशन थी वो इंपोज नहीं की गई। वो बिल्कुल खुले थे। वो ब्रिटिशर्स को उन्होंने एक फिक्स अमाउंट के रूप में किराया देना था, लेकिन वो आगे उन्होंने किसानों से कितना पैसा चार्ज करना है, कितना किराया चार्ज करना है, इस बात में वो बाध्य नहीं थे। वो किसानों से कितना भी किराया चार्ज कर सकते थे और जो जमींदार लोग थे उन्होंने किसानों से बहुत ही ज्यादा किराया चार्ज भी किया, जिसकी वजह से हमारा जो भारतीय किसान है वो आज तक वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया जितना कि वो ग्रो कर सकता था। आजादी से पहले से लेके आज तक आज भी हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा आज भी बैकवर्ड है। तो जरूरत है कि उसमें कुछ चेंजेस करने की, कुछ नए पॉलिसीज लाने की, कि शायद हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर आ जाए। सेकेंड रीजन है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर, ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर का एक व्यापारीकरण कर दिया था। व्यापारीकरण कैसे? हमारे इंडियन फार्मर्स को लालच देना शुरू कर दिया था। हमारे इंडियन फार्मर से उन्होंने फूड क्रॉप्स की बजाय कैश क्रॉप प्रोड्यूस करवानी शुरू कर दी थी। कैश क्रॉप्स में ज्यादा वो प्रोड्यूस करवा रहे थे इंडिगो, जिसे कि हिंदी में नील कहते हैं। ये इंडिगो ब्रिटिशर्स को अपनी बढ़ती हुई ब्रिटेन में बढ़ती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इसकी जरूरत थी। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन फार्मर्स को लालच देके, एडवांस प्रोवाइड करके, ज्यादा पैसे देके कह लो या एडवांस पैसे देके कह लो, उनसे वो इंडिगो प्रोड्यूस करवाया। तो हुआ क्या, इसे हमारी कंट्री में अनाज की कमी धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू हो गई। किसान को तो फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, चाहे उसको एडवांस मिला, चाहे उसको पैसा कम मिला ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा पैसा वो रेंट के रूप में और आउटपुट के शेयर के रूप में जमींदार के पास ही चला जाता था। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड रह गया। व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर? पार्टीशन का भी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रभाव था वो बहुत ही अच्छा नहीं साबित हुआ। हमारी जो फर्टाइल लैंड थी वो वेस्ट पाकिस्तान में चली गई। हमारी जो इंडिया की जूट इंडस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, लेकिन जब पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया तो हमें अपनी वो जमीन पाकिस्तान को देनी पड़ी, जिस वजह से भी हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था जो कि इतना ज्यादा अच्छा था वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसका लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की इतनी ज्यादा कमी क्यों थी? कौन हेल्प करता है पैसा इन्वेस्ट करने में? या तो भाई जिसके खेत हैं वो पैसा इन्वेस्ट करे। अब खेत किसके हैं? किसान के तो है नहीं, वो तो जमींदारों से किराए पे लेता है। जमींदार ने कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही तो जमींदारों ने ध्यान दिया एग्रीकल्चर की इंप्रूवमेंट के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, है ना। कुछ उसमें मिट्टी गिरवा दी हो अच्छी, कोई उसकी फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करवा दिया हो। कुछ भी ऐसा नहीं किया, कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं ध्यान दिया, और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसे स्टेप्स टेक ओवर किए गए। हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था।
बहुत ही ज्यादा वो लाइक वी कैन से भूखा था। तो ये कुछ मेन वजहें थी जिसकी वजह से कि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था। आज आप इतना ही पढ़ोगे कि क्यों हमारा इंडियन इकोनॉमी में क्या कुछ था, पैराग्राफ में ये पढ़ा, और उसके बाद ब्रिटिशर्स के टाइम में हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था।